सबसे पहला प्रश्न है, कुछ प्रतिक्रियाओं के लिए विशिष्ट तापमान, दबाव आदि जैसी स्थितियों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे प्रतिक्रियाओं का मतलब क्या, रिएक्शंस। तो ऐसे कुछ रिएक्शंस के लिए विशिष्ट तापमान, दाब आदि जैसी जो है चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इन प्रतिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखते समय इनको हम कहाँ उल्लेख करेंगे। तो आपने देखा होगा रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं, जैसे ये A+B, तो एक एरो लगाएंगे, फिर C बन रहा है। तो जो भी इस तरह की कुछ चीज़ों की, विशिष्ट चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम इस एरो के ऊपर लिखते हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा तीर के ऊपर। इसी तरह से यहाँ एक रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण दिया गया है दूसरे प्रश्न के अंदर। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो हमें बताना है कि समीकरण के बाईं ओर केवल उत्पाद लिखे गए हैं, समीकरण के बाईं ओर केवल अभिकारक लिखे गए हैं, अभिकारक और उत्पाद दोनों। तो बाईं तरफ ये है इसकी, तो यहाँ क्या लिखा गया है, अभिकारक लिखे गए हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन हो गया। प्रश्न 3 के अंदर हम देखेंगे, यहाँ कुछ धातुओं के नाम दिए गए हैं और उनके अभिक्रिया दी गई है कि वो किसके साथ, हवा के साथ, पानी के साथ और अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं कि नहीं। तो आप देखोगे इसमें सोना और प्लेटिनम, ये दोनों जो हैं ना तो हवा के साथ, पानी के साथ और एसिड के साथ किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं कर रहे। सोडियम और जिंक दोनों कर रहे हैं। तो ऊपर में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में आप शुद्ध रूप से मिल जाएगी, मतलब बिना किसी चीज़ के साथ कंबाइन किए हुए। तो आप जब, क्योंकि ये दोनों अभिक्रिया ही नहीं कर रहे, तो हम लिखेंगे सोना और प्लेटिनम जो है आपको शुद्ध रूप में मिल जाएगा। चौथा है, रासायनिक समीकरण संतुलित होते हैं जिससे वह प्रतिबिंब होता है या प्रतीत होता है। किस चीज़ को दर्शाते हैं, कोई भी रासायनिक समीकरण संतुलित करने की आवश्यकता क्यों है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान पदार्थ का निर्माण या विनाश नहीं किया जा सकता। तो ये हमें बी ऑप्शन रहेगा इसके अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया है। उदासीनीकरण अभिक्रिया में आपको पता है कि लवण तथा जल बनता है। तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया में जल बन रहा है, ये H2O असल में ये आपका लवण हो गया, जल हो गया। और ये जो डी ऑप्शन है ये HNO3, तो इसमें आप लिखोगे डी ऑप्शन। उसके बाद 6th है, संयोजन अभिक्रिया के बारे में निम्नलिखित से कौन सा सत्य है। संयोजन अभिक्रिया में हमें ध्यान में रखना होता है कि आपके अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद जो है एक ही होगा। तो अभिकारकों की संख्या हमेशा उत्पाद की संख्या से अधिक होती है, उत्पाद की संख्या हमेशा अभिकारकों की संख्या से अधिक होती है, या उत्पादकों की संख्या हमेशा अभिकारकों की संख्या के बराबर होती है। तो अभिकारकों की संख्या उत्पाद की संख्या से अधिक होती है, ये इसका उत्तर होगा। 7वां प्रश्न है कि वैज्ञानिक कैल्शियम और क्लोरीन के बीच एक आयनिक बंधन का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास कर रहा है। नीचे दिए गए चित्र उनके द्वारा अब तक की गई प्रगति को दर्शाता है। तो उन्होंने पहले कैल्शियम का बनाया, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 और क्लोरीन की परमाणु संख्या 17। तो यहाँ पे 2 8 8 2 बन और यहाँ 2 8 7। अब हमारे कैल्शियम के पास 2 बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास में 7 है, तो ये एक ही ले सकता है। तो इसलिए एक और क्लोरीन की आवश्यकता होगी ताकि वो एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो अगला जो इसका स्टेप होगा वो क्या होगा, क्लोरीन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन को कैल्शियम परमाणु में स्थानांतरित करें, कैल्शियम परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए एक अन्य क्लोरीन परमाणु जोड़ें। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर हमारा। निम्नलिखित में से किस ग्रुप में विद्युत संयोजी यौगिक विद्युत का संचालन करेंगे। तो विद्युत संचालन करने के लिए उनको जो है पहले अलग अलग जो है आयन में बदलना होगा। तो जलीय विलयन और गलित रूप के अंदर जो है वो संचालन करेंगे। सोडियम पोटेशियम के बाद प्रतिक्रियाशील श्रेणी में आता है, इसलिए सोडियम डैश है। सोडियम जो है पोटेशियम से कम अभिक्रियाशील होता है, तो पोटेशियम के समान ही क्रियाशील है, पोटेशियम से अधिक प्रतिक्रियाशील नहीं है, पोटेशियम से कम क्रियाशील है। तो डी ऑप्शन आएगा, पोटेशियम से कम है। निम्नलिखित में से कौन अम्ल के गुण नहीं है। अम्ल के अंदर स्वाद में जो है वो खट्टे होते हैं, तो पहला है कड़वे होते हैं, तो यही एक गुण नहीं है, बाकी दोनों है। तो आप लिखोगे इसके अंदर Q और R दोनों। तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर आपका। जीव बड़े खाद्य अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, ये विघटन जीवों की मदद कैसे करता है। जो पाचन तंत्र के अंदर, पाचन तंत्र के बहुत अधिक ऊर्जा छोड़ता है जिससे कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कोशिकाओं को ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त कच्चे माल की सुनिश्चित बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में प्रवृत्त करता है जो कोशिका झिल्ली से होकर गुजरते हैं। तो ये इसमें हमारा सी ऑप्शन आएगा।
लीवर हमारे भोजन में वसा और पचाने के लिए आवश्यक पित्त को स्रावित करता है। अग्नाशय भोजन को तोड़ने के लिए आवश्यक कई अंजामों को गुप्त करता है। हमारे द्वारा खाए गए वाले भोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है हमने। तो ये दोनों जो हैं ग्रंथियां हैं जो मदद करती हैं, इनके अंदर से भोजन होकर गुजरता नहीं है। तो ये ना तो हमारे लीवर से होकर गुजरता है और ना ही अग्नाशय से होकर गुजरता है। ये इसका उत्तर आएगा। 13वां प्रश्न है, मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी के दौरान निम्न में से क्या होता है। अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। तो हम लिखेंगे इसमें बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक चूषण बल बनाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो पानी की पेड़ की जड़ों से उसकी पत्तियों तक खींचता है। पानी जो है जड़ों से ऊपर तक जो जा रहा है उसका कारण क्या है, वात्सोत्सर्जन, सी ऑप्शन। एकल नेफ्रॉन की छवि को देखें। इसके अंदर हमें बताना है कि लगभग 150 से 180 लीटर प्रतिदिन जो है आपके फिल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन जो यूरिन है वो 1 से 1.5 से 2 लीटर के आसपास होता है। तो सबसे अधिक जो है वापस संग्रह किसके अंदर होता है, इसमें होगा लंबे ट्यूबुलर भाग के अंदर। ये जो पूरा जो हिस्सा है इसके अंदर जो है वापस से जितना भी उसके अंदर अधिक पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वात्सोत्सर्जन के दौरान जल वाष्प के रूप में डैश माध्यम में होता है। तो इसमें वात्सोत्सर्जन किनके द्वारा हो रहा है, रंध्र के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। गोलीय दर्पण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिबिंब को आकार वस्तु के कारण अनुपात में दी जाती है। अब कौन सी इसमें होता है, आवर्धन, अपर्चर, फोकस दूरी, वक्रता, तेजा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्धन, क्योंकि मैग्निफिकेशन ही होती है, m = बराबर v/u होता है। तो ये आवर्धन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नीचे दिए गए चित्र से उत्तल दर्पण का एक प्रकाश, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण जो है हमारा उसके बारे में बताना है। ये एक किरण है जो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर जा रही है। तो यहाँ से ये ZX के थ्रू होके जाएगी और ये एक्सटेंड करेंगे तो F पे आएगी। तो दर्पण में प्रवेश होने के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी, तो आपको लिखना है सी ऑप्शन, X से होकर गुजरेगी। जैसे ही प्रकाश की किरण माध्यम Q से P माध्यम में प्रवेश करती है उसका वेग बढ़ जाता है। Q से P में जाने पर उसका वेग बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि उसका माध्यम में अपवर्तनांक की तुलना में P माध्यम के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये अधिक होगा, ये कम होगा, ये वही होगा, या माध्यम P और माध्यम Q में। तो कम होगा, इसी कारण तो बढ़ रहा है। अपवर्तनांक जितना कम होगा उतनी ही स्पीड, गति बढ़ जाएगी। नीचे दिए गए एक चित्र में प्रकाश की किरण एक कांच स्लैब से अंदर से हवा में बाहर आ रही है, यहाँ अंदर से बाहर जा रही है। तो अगर बाहर जाएगी तो आपके अभिलंब से दूर जाएगी। तो ये सबसे ज़्यादा R जा रहा है। तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि R जो है इसका ऑप्शन होगा। तो इसमें C ऑप्शन आएगा, PQC में R, C ऑप्शन आ जाएगा। नीचे दी गई छवि में प्रकाश के एक प्रिज्म द्वारा अलग अलग रंगों को विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने देखा था। तो प्रकाश के अलग अलग रंगों के विभाजन में किससे हमें पता चल रहा है, इंद्रधनुष के कारण के बारे में पता चल रहा है। एक विम अवतल लेंस के वक्रता केंद्र पर रखा हुआ है लेंस द्वारा बनाई गई छवि। अब अवतल लेंस है तो उसमें हमेशा आभासी सीधा और वस्तु से छोटा चित्र ही बनता है, ये आपको ध्यान में रखना है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है क्योंकि अधिकांश नीली रोशनी क्षितिज के पास वायुमंडल द्वारा किरणों द्वारा बिखर जाती है और हमसे अधिक दूरी पे भी होता है। कांच के प्रिज्म में गुजरने वाली प्रकाश किरणों का मार्ग बताना है हमने, कौन सा सही चित्र है वो बताना है इसमें। तो आप देखोगे कि जो P है उसके अंदर ही सही है, तो A ऑप्शन आ जाएगी, केवल P। उसके बाद ये इक्वेशन है बैलेंस करने के लिए, तो ये प्रॉपर आई नहीं इसके अंदर आपकी, इसमें WXYZ बताना था। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसमें C ऑप्शन आएगा। इसको इक्वेशन को आप जो है लिख लेंगे, SN जो है इसके अंदर, एक सेकंड में इक्वेशन लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 25 की इक्वेशन आपको लिखनी है।
ये है आपकी इक्वेशन है SnO2 प्लस XH2 एंड YSN प्लस ZH2O और यहाँ पे है W। तो जब इनको आपको फाइंड आउट करना है तो आप देखोगे कि W1 होना चाहिए, X2 होना चाहिए, Y1 और Z2। तो ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई। इसमें pH 5.1 वाले अम्ल का विलयन दिया गया है। pH बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें आसुत जल डालेंगे, इसमें जो है एक ऐसी चीज़ डालेंगे जिसका pH 5.8 है, या इसके अंदर आप जो है कुछ बूंदे डाल देंगे किसकी, बेस की। तो इसमें क्योंकि किसी भी चीज़ को डाला जाए तीनों में से pH तो बढ़ना ही है, तो इसलिए डी ऑप्शन आएगी। इनमें से कोई भी चीज़ आप कर सकते हैं। अदिति जो है 25 ml जो है NaOH और उसके अंदर 25 ml HCl दोनों को धीरे धीरे मिक्स कर रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि pH जो है 7 पे पहुंच गया। तो आपको ग्राफ के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही ग्राफ है। तो देखने से पता चल रहा है, देखो इसके अंदर कि यहाँ से 14 से pH नीचे आ रहा है और इसमें ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स 0 से ऊपर। तो यहाँ पे आके दोनों मिल जाएंगे। तो ये सेकंड ऑप्शन इसके अंदर सही होगी। तो सेकंड ऑप्शन हमारी केवल Q, इसको हम सही मान लेंगे, बी ऑप्शन। आनंद ने 4 रंगीन विलयन PQRS के लिए निम्नलिखित परिकर्षण किया है। आनंद किस निश्चित निष्कर्षण पर पहुंचेगा। अब यहाँ पे आपके पास में 4 चीज़ें, सॉल्यूशन P, Q, R और S, ये 4 चीज़ें हैं। इसमें आप देखोगे सॉल्यूशन P किसी भी जो है विलयन में रंग नहीं दे रहा, किसी भी जो है उसके साथ में, और S भी नहीं दे रहा। तो P और S के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये P और R दोनों उदासीन विलयन है। इसमें आपका R दोनों उदासीन है। कुछ गतिविधियों के कारण उस किस्म की मिट्टी को जो है, एक खेत के अंदर जो मिट्टी थी वो अम्लीय हो गई है। अब उसको हमें उपचारित करके पौधों के लिए, रोपण के लिए बनाना है। तो हम क्या करेंगे, जो अम्लीय हो गई है तो उसके अंदर हम कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसको डाल देंगे, जिससे कि वो उसका अम्लीय और क्षारीय दोनों चीज़ें बैलेंस हो जाएं, न्यूट्रल आ जाए वो। एक कंटेनर दिया गया है, इस कंटेनर को स्टील से बनाया गया है। तो इसमें कारण पूछा गया है कि किस धातु की किस चीज़ के कारण हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें इसका लचीलापन के कारण आएगा, ठीक है ना, मेलेबिलिटी जो हम बोलते हैं। ये ए में लचीलापन नहीं है, ये गलत आ गया इसके अंदर, बी ऑप्शन आएगा। पायल को हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रता के घटते क्रम में निम्नलिखित की व्यवस्था करनी है, वाइन, मैग्नीशियम और रक्त। तो पीएच घटते क्रम के अंदर तो हाइड्रोक्साइड आयन OH, तो OH सबसे ज़्यादा किस में होंगे, जिसका पीएच ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ये है आपका पीएच इसके अंदर। सबसे पहले ये आएगा, फिर ये आएगा और फिर ये, तो सी ऑप्शन आएगा इसके अंदर। जिंक का एक टुकड़ा एक धातु के साथ में अभिक्रिया करना है, तो आपको जिंक प्लस जिंक नमक प्लस H2 मिला, जिंक क्लोराइड। जिंक नमक का मतलब यहाँ पे क्या है, तो हम यहाँ पे जिंक प्लस क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे इसके अंदर, HCl। तो ये जिंक क्लोराइड बन जाएगा आपका। सी ऑप्शन। उसके बाद 33 है, नीचे दिए गए धातु PQRS में से पानी में उनके नमक के घोल की संबंधित अभिक्रिया दिखा रखी हैं। मेटल P जो है सोल्ट Q के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो Q इसको हटा देता है यहाँ से। तो हमारा Q जो है P से ज़्यादा हो गया। Q जो है फिर सोल्ट R के साथ करता है, तो R उसको हटा देता है, तो R जो है Q से भी ज़्यादा हो गया। फिर S जो है वो Q के साथ अभिक्रिया करता है, तो Q जो है S को भी हटा देता है वहाँ से, तो Q जो है S से भी ज़्यादा हो गया। और P जो है S के साथ अभिक्रिया कर सकता है, तो कोई रिएक्शन नहीं होता। तो सबसे कम S हो गया, फिर हमारा जो है P हो गया, फिर Q हो गया और फिर R हो गया। तो यहाँ पे इसमें पूछा गया है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है, तो इसमें आ जाएगा R, सी ऑप्शन। जहाँ कुछ हिंदी में कन्वर्ट करने की वजह से चेंज हो गए। 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और एक जो है आपका कारण है। तो पहला अभिकथन, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर
एंटासिड गोलियों में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट एक बुनियादी नमक है। तो एक कारण जो है सही है लेकिन अभिकथन गलत है, तो इसमें आपका आएगा सी ऑप्शन। कुछ वयस्कों के हृदय जन्म से ही दोषपूर्ण होते हैं। वे बाह्य लिंद और दाएं लिंद के बीच में एक क्षेत्र पैदा होता है। इस दोष को एटर्नल सेप्टम डिजीन ASD कहते हैं। इसमें क्या होता है देखो कि बच्चे के जो ऊपर के एट्रियम्स हैं, ऊपर के अलिंद जो है, इनके बीच में एक छिद्र हो जाता है जिससे कि ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है, गंदा खून और साफ खून आपस में मिल जाते हैं। तो इससे क्या होगा, इसकी वजह से बच्चे की मांसपेशियों को कम ऑक्सीजन वाला रक्त प्राप्त होगा। सी ऑप्शन। यहाँ पे एक व्यक्ति ने खाना खाते समय उसके श्वास नली के अंदर खाना चला गया है। ये बताया गया कि कैसे हम उसको निकालने में मदद कर सकते हैं। पहले उसको थोड़ा आगे झुकने के लिए बोलेंगे, अपने हाथ को इस तरह से एक मुट्ठी बंद करके दूसरे हाथ से उसके छाती के नीचे दबाएंगे, जिससे कि उसका पूरे छाती से फेफड़ों से बाहर की ओर, तो पेट से दबा हुआ भोजन, छाती का विस्तार, भोजन नली की दीवार के ऊपर की ओर गति करना, ये बताना है हमने इसमें। तो फेफड़ों से बाहर तभी हवा निकलेगी, इससे ये बताया है। नीचे मानव शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं को बताया गया है कि ये RBC सेल हैं, इसमें से ऑक्सीजन निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है। तो ये किस अंगों में हो सकती है, तो ये सभी चीज़ों में, फेफड़े, दिल और दिमाग तीनों में होगी। तो डी ऑप्शन आएगा इसका आंसर आपका। एक चित्र दिखाया गया जिसके अंदर एक पत्ती के ऊपर हमने काला जो है कुछ बांध दिया था थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद जब हमने उसका परिष्करण किया, एक्सपेरिमेंट किया, देखा कि जहाँ पर काला वो पेज बांध रखा था वहाँ पर जो है वो क्लोरोफिल जो है कि उसको रोशनी नहीं मिल पाई और वो उसने भोजन नहीं बना पाया। तो इससे उसने यहाँ पे ये बताने के लिए कि भाई रोशनी आवश्यक होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो यदि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाएं, यदि पौधे का भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, यदि प्रकाश के अनुपस्थिति में पौधे श्वसन कर सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन आएगा कि भोजन बनाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसमें ये बताना है कि कौन सा सही है मानव के अंदर रक्त का जो संचालन हो रहा है उसके अंदर। अब देखो आप इसमें पहले में दिखाया गया हृदय से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से हृदय में, ठीक है, लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं कि दोनों तरफ दिखाया है कि पूरी बॉडी में जा रहा है, तो गलत हो गया हमारा। बी के अंदर हृदय से फेफड़ों में और फेफड़ों से बॉडी के अंदर, ये भी गलत है। सी में सही दिखा रखा है हार्ट से फेफड़ों में, फेफड़ों से हार्ट में, फिर हार्ट से बॉडी में और बॉडी से हार्ट में, तो सी ऑप्शन आ जाएगा इसके अंदर हमारा। दो कथन वही अभिकथन और कारक। जलीय जीवों में सांस लेने की दर स्थलीय जीवों की तुलना में तेज होती है, सही है। पाली में गुणों की मात्रा हवा से ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है, तो दोनों चीज़ें सही हैं। तो इसमें हमारा आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 41, जब सूर्य के प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वह अपरिवर्तित हो जाता है। अपने अपवर्तन के कारण आकाश के सूर्य की स्पष्ट छवि दिखाई देती है। तो ये आपको होराइजन वाला जो क्वेश्चन है इसमें ध्यान में रखना है। सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज के नीचे होता है और आकाश में भी दिखाई देता है। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। एक चींटी उत्तल लेंस के सामने जैसा दिखाई दे रहा है वैसे, तो उसका चित्र बताना है प्रतिबिंब। तो ये फोकस और पोल के बीच में है, और जब भी फोकस और पोल के बीच में होगी तो सीधा और आभासी चित्र बनेगा। तो सी ऑप्शन आएगा और उसी तरफ बनता है, तो यहाँ बनेगा और थोड़ा सा बड़ा भी होगा जितना आपका बिंब है उससे। एक शिकारी देखो मछली पकड़ रहा है, तो पानी के अंदर अगर उसको ये भाला फेंक के इस मछली को पकड़ना है तो वो भाला कहाँ फेंकेगा, मछली के ऊपर, नीचे, या सीधे मछली जहाँ पर है उसको थोड़ा सा नीचे फेंकना पड़ेगा, क्योंकि मछली की जो स्थिति हमें नज़र आ रही है वो ऊपर उठी हुई नज़र आ रही है। तो जहाँ थोड़ा नीचे जहाँ मछली दिखाई दे रही है वहाँ पर उसको फेंकना होगा। एक अवतल लेंस का फोटोग्राफर दिखाई दे रहा है। ये आपने देखो कि करते भी हो आप लेंस लेके कागज़ को जलाने का काम, तो उसमें क्या हो रहा होता है कि सारी किरणें एक जगह इकट्ठी हो रही होती हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल पी। प्रकाश की किरण ठोस माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। अब दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर है। अगर दोनों माध्यमों का अपवर्तनांक बराबर होगा तो ध्यान रखें कि ये लाइट सीधी चली जाएगी, उसके अंदर कोई भी आपका बेंडिंग नहीं होगी। फिर वही अभिकथन कारक की बात है। इसके अंदर जो है यदि हम उन्हें चंद्रनुमा में देखते हैं तो सारे तारे टिमटिमाते हैं,
तारे नहीं टिमटिमाते और तारे वायुमंडल पतन के कारण ही टिमटिमाते हैं। तो चंद्रमा के ऊपर आप जाके अगर देखोगे तो आपको तारे टिमटिमाते नज़र नहीं आएंगे क्योंकि वहाँ पे वायुमंडल नहीं है। तो इसमें भी आपका आंसर ए आएगा। इसमें दो तस्वीरें दिखाई गई हैं। आपको बताना है कि ये कांच का एक गोलाकार टुकड़ा जो है रखते हुए किताब के ऊपर कुछ दूरी पर रखा हुआ है। कांच के टुकड़े के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर लेंस, क्योंकि ये टेक्स्ट उल्टा नहीं है। ये एक अवतल लेंस है क्योंकि पाठ आकार में छोटा हुआ है। ये एक प्लेन ग्लास डिस्क क्योंकि इसके अंदर जो है दी गई है। और उसके बाद है इसके अंदर तो इसमें आपका आएगा ये एक अवतल लेंस है क्योंकि पाठ आकार में छोटा हो गया है। तीन किरणों में युक्तित प्रकाश की किरणें पी क्यू आर जो है जा रही हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है। पी के लिए अपवर्तनांक क्यू से अधिक है, पी के अपवर्तनांक आर से अधिक है, या आर के लिए अपवर्तनांक क्यू से अधिक है। अब इसमें हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो है बेंडिंग किसकी हुई है। सबसे ज़्यादा बेंडिंग किसकी हुई है? जो आपके अभिलंब की तरफ है। यहाँ क्योंकि अंदर की तरफ जा रहे हैं तो इस अभिलंब की तरफ जो सबसे ज़्यादा झुका हुआ है उसकी बेंडिंग सबसे अधिक होगी। तो यहाँ सी ऑप्शन आ जाएगा आपका। फिर जो है कुछ आपको पीएच दे रखे हैं पदार्थों के और इसके आधार पे आपको इनमें से कौन सा एक उदासीकरण प्रक्रिया है बताना है। समुद्र के पानी और ब्लीच को मिलना, नींबू रस और साबुन का मिलना, ये एक जो है आपकी अभिक्रिया है, बी ऑप्शन। इनमें से कौन सा एक मानव निष्कर्ष जिसकी तालिका के निकाला जा सकता है? कई सामान्य खाद्य पदार्थ, इसमें जो है ए ऑप्शन आएगा। उसके बाद 51 में है अमित दूध के साथ ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो उससे क्या होगा कि ये अम्लीय वर्षा से भी अधिक खतरनाक हो जाएगा। उसके अंदर उसका पीएच कम हो जाता है। अम्लता से पीड़ित मिल्क में से कौन सा सबसे अच्छा होगा? 52 में मैग्नीशियम का दूध। अगर आपके एसिडिटी हो जाती है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हम बोलते हैं। उसके बाद ये फिर एक केस स्टडी क्वेश्चन दे रखा है जिसमें विलियम हार्वे उन्होंने शुरुआती सूक्ष्म जीव विज्ञान मनुष्यों के जानवरों के शरीर का अध्ययन किया और उन्होंने जो है हृदय और रक्त वाहिकाओं के बारे में पता किया था। तो ये आप पढ़ेंगे। इसके आधार पे प्रश्न उत्तर जो है मैं आंसर टिक कर रहा हूँ। मेल्फेजी ने मेंढक की मिथ में से कौन सी संरचना की बात की थी? 53 में से बी ऑप्शन कोशिका। सबसे अधिक संभावित कारण क्या है जिसके हार्वे इन संरचनाओं को क्यों नहीं ढूंढ सका? क्योंकि उस टाइम जो है संरचना इतनी छोटी थी कि नंग आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। उनको देखने के लिए जो है माइक्रोस्कोप की आवश्यकता थी। धमनी और शिराओं के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? धमनी और शिराओं की तुलना में मोटी दीवारें होती हैं क्योंकि उनमें अधिक गति से रक्त जाता है और मानव हृदय के दो कृष्ण में धमनियां जुड़ी होती है, बाएं और दाएं नील्य। उसके बाद में है शशांक अपनी आंखों की जांच कराने ऑप्टिशियन के पास गए। उन्होंने देखा कि डॉक्टर के दो लेंसों को मिलाकर अपनी आंखों के सामने रखा ताकि एक स्पष्ट रूप से देख सके। एक -3D एक +4D है। तो आपको पावर का फॉर्मूला पता है, P = P1 + P2। तो -3 + 4 तो आपका आंसर हो गया 1D। तो टोटल पावर 1D हो जाएगी इसके अंदर। तो 57 का बी। अब सारी लेंस हो जाएगा इसके अंदर। शशांक द्वारा पहने जाने वाले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी निकालनी है तो P = 1/f। f निकालना है आपको। तो f = 1/p हो गया और 1/p क्या है आपका 1 है, लेकिन इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर तो से कौन सा घात -d में ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है? इसमें हम ए ऑप्शन फोकस लेंस के उसी तरफ जिस पर वस्तु फोकस कर, दोनों में से कौन सा लेंस वास्तविक छवि बनाता है? इसमें हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन। तो ये टोटल 60 क्वेश्चन थे। थोड़ा सा हिंदी में इनको कन्वर्ट करने में दिक्कत आई। नीचे इसके आंसर की दे रखी है, आप इसमें से भी इसको चेक कर सकते हैं। हो सकता है ABCD का कुछ चक्कर हो इस आंसर की के अंदर भी कन्वर्जन में, पर ये आपको मदद करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद।